जमीन पर सबसे ताकतवर कभी शेर या बाघ नहीं रहे हैं। आखिरकार एक पुरानी कहावत है, एक सुअर, दो भालू, तीन बाघ। और सुअर के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था 500 टन चारा छट कर जाना। मैंने खुद को खा खा कर बाड़े का सबसे मोटा सुअर बना लिया। मेरे आसपास के सुअरों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि ज्यादा मोटा होने पर न सिर्फ आसानी से काट दिए जाने का डर होता है, बल्कि बच्चे पैदा करने के लिए भेजे जाने का भी खतरा होता है। वह तो मारे जाने से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मेरे अंदर भक्षण और विकास सिस्टम जागृत हो गया है। बस खाते रहने से मैं लगातार ताकतवर बन सकता हूँ। हालांकि चारा खाने से विकास बहुत धीरे धीरे होता है, पर अच्छी बात यह है कि यह काफी सुरक्षित है। और सिस्टम के प्रॉम्प्ट के अनुसार, पापा, शाओबाई को मत मारना, वह अभी छोटा है। एक पालतू सुअर ज्यादा से ज्यादा 500 किलो तक का हो सकता है। मुझे लगा था कि मैं आसानी से विकसित हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 इंसानों के आने से मेरी योजना पर पानी फिर जाएगा। बेटी, क्या दोपहर में पोर्क का मजा नहीं आया? स्वादिष्ट तो था, चिंता मत करो, इसे नहीं काटेंगे। पोर्क बाजार में फिलहाल बात तय हो गई है। जब नया साल आने वाला होगा तब इसे बेच देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे अपने मुंह का चारा अचानक बेस्वाद लगने लगा। लेकिन गनीमत है कि नए साल में अभी काफी समय है। बस अगर मैं उससे पहले विकसित हो जाऊं, तो इस सुअर फार्म से भागने का कोई न कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। 2 महीने तक मैंने पागलों की तरह अपनी खाने की रफ्तार बढ़ा दी, चाहे वो बैंगनी शकरकंद हो या लाल। मैं सब कुछ एक साथ अपने मुंह में ठूंस लेता था, लेकिन इसका नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मैंने ऊपर अपने एट्रीब्यूट पैनल पर नजर डाली। 200 किलो, शारीरिक क्षमता 5, ताकत 10। क्योंकि मैं हमेशा कम ऊर्जा वाला खाना खा रहा था, इसलिए मेरे गुणों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हालांकि दूसरे पालतू सुअरों के मुकाबले मैं पहले ही एक दैत्य बन चुका था, लेकिन इंसानों का सामना करने के लिए यह बिल्कुल भी काफी नहीं था। इसी के साथ मैंने यह भी पाया कि मेरी ताकत और शरीर के बढ़ने के बाद मेरी देखने और सुनने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। अब तो मैं घर के अंदर टीवी की आवाज भी सुन सकता था। इस चैनल की ताज़ा खबर। हाल ही में दुनिया भर का तापमान बढ़ा है। अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रूसी नौसेना के बेड़े ने अंटार्कटिक की बर्फीली सतह के नीचे एक संदिग्ध जीव को खोज निकाला है। हमारा चैनल इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। खबरों में एक के बाद एक रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की थी, मैं इन बातों की अहमियत को अच्छी तरह समझता था। कई देश अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहे थे और सरकारें लोगों से जरूरी सामान जमा करने को कह रही थी। इससे मुझे महसूस हुआ कि एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, शायद कुछ महीनों या कुछ सालों में ही। और जब मैं यह सब सोच ही रहा था, वह हट्टा कट्टा आदमी कुछ और लोगों के साथ फिर से मेरे सामने आ गया। भाइयों, जरा हाथ बटाओ। मेरे इस सुअर को गाड़ी में चढ़ाने के बाद मैं तुम सबको बढ़िया दावत दूंगा। हाँ। कई लोगों के हमले का सामना करते हुए, अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने के बावजूद फिर भी मुझे पूंछ से पकड़कर सुअर बाड़े से बाहर घसीट लिया गया। सामने लोहे के पिंजरे वाले एक बड़े ट्रक को देखकर मेरा दिल बैठ गया। आखिरकार एक छोटे ट्रक को तो मैं पलटाकर भागने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन लोहे के पिंजरे वाले इस तरह के ट्रक ने मेरी उम्मीदों को सीधे चकनाचूर कर दिया। मगर जब मुझे ट्रक में डाला गया तो मैंने देखा कि उन्होंने लोहे के पिंजरे पर ताला ही नहीं लगाया था, बल्कि उसे बंद करने के लिए एक कुंडी लगाई थी। यकीनन यह मेरे भागने की आखिरी उम्मीद थी। इंसानों की नज़र से बचने के लिए मैंने बड़े ट्रक के हाईवे पर आने का इंतजार किया और फिर अपनी जबान से लोहे के दरवाजे की कुंडी को लगातार धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही पिंजरा खुलने वाला था, मैं तुरंत रुक गया और तेजी से आसपास के माहौल को देखने लगा। इंसानों से टकराव से बचने के लिए मुझे कोई जंगल या बड़ा पहाड़ ढूंढना था, और जितनी सुनसान जगह होती, मेरे छिपकर बड़े होने के लिए उतनी ही अच्छी होती। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे एक सही जगह मिल गई। वह एक विशाल पहाड़ी जंगल था। जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। बस एक बार इस घने जंगल में घुस जाऊं तो सैकड़ों लोग मिलकर भी मुझे दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने तुरंत कोई और संकोच नहीं किया। एक बार जबान निकालकर कुंडी खोली और फिर अपनी पिछली दोनों टांगों से जोर लगाया और तेज रफ्तार ट्रक से नीचे कूद गया। जमीन पर गिरते ही मैंने रेलिंग को टक्कर मारकर मोड़ दिया और खड़ी ढलान से लुढ़क कर नदी में जा गिरा। अच्छा हुआ कि मेरी ताकत और शरीर के गुण अब कम नहीं थे, सिर्फ मेरी पिछली टांग में चोट आई। लेकिन इंसानों के देख लेने के डर से मैं 1 सेकंड की भी देरी किए बिना छोटी नदी से बाहर निकल आया और फिर सामने वाले जंगल में घुस गया। पहले तो मैंने सोचा कि ठीक होने के लिए तुरंत कोई छिपी हुई जगह ढूंढ लूं, लेकिन आगे एक बड़े पेड़ के नीचे एक काले भूरे रंग के पौधे ने मेरा ध्यान खींचा। यह पौधा देखने में काफी बदसूरत था।
उस पर कुछ जड़ें और गहरी हरी पत्तियां थीं। ऐसा लगता है कि इस चीज को हेशोबू कहते हैं। मेरी पिछली टांग में चोट लगी है और इसके होने से मेरी टांग की चोट जल्दी ही ठीक हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं हेशोबू को निगलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, एक आधा मीटर लंबा बड़ा कनखजूरा अचानक पेड़ के पीछे से निकला। उसका लंबा काला लाल शरीर तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसका एक डंक भी काफी दर्दनाक होता, इसलिए मैं पहले सावधानी से उसके पास गया और सही दूरी पर पहुंचने के बाद मैं अचानक उस पर झपट पड़ा। जमीन पर उसके कुचले हुए मांस को देखकर मैं थोड़ा झिझका, लेकिन इतना बड़ा कनखजूरा तो एक खजाना है। अगर मैंने इसे निगल लिया तो मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी। यह सोचकर मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और तेजी से उस बड़े कनखजूरे को अपने पेट में निगल लिया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। पहली बार किसी जानवर को निगलने पर निगलने की तकनीक जागृत हुई। निगलने की तकनीक भोजन को निगलने के लिए सीधे अपनी ओर खींच सकती है, जिससे निगलने की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। सिस्टम, जब मैं विकसित होऊंगा तो क्या मुझ में और भी चीजें जागृत होंगी? होस्ट हर विकास के साथ एक जादुई कला को जागृत करेगा। 5वें विकास के बाद आप एक दिव्य शक्ति को जागृत करेंगे। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोखा कर निगलने की तकनीक का असर परखने के लिए मैंने तुरंत पास में रखे हेशोबू की तरफ अपना मुंह खोला। हेशोबू सीधे मेरी तरफ उड़कर आया और आखिरकार मैंने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। तभी मेरे पिछले पैर में एक झुनझुनी सी महसूस हुई। घायल जगह पल भर में ही पहले जैसी हो गई और मेरी ताकत और शरीर भी 2 पॉइंट बढ़ गए। मेरा वजन भी 250 किलो तक पहुंच गया। अच्छी शुरुआत है। यह जंगल तो सच में मेरा खजाना है। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि इतने बड़े घने जंगल में यकीनन बहुत सारे मांसाहारी जानवर होंगे। मेरी अभी की ताकत शरीर 8, कुछ छोटे जानवरों का सामना तो ठीक है, शरीर 8, लेकिन अगर किसी भालू से पाला पड़ गया, शरीर 8, या बाघ जैसे बड़े मांसाहारी जानवरों का शरीर 8, मैं उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। शरीर 8। अगर मैं एक बार और विकसित हुआ तो शायद मुझे इस जंगल के किसी भी जानवर से डर नहीं लगेगा। इसीलिए अभी के लिए मुझे छिपकर रहना होगा। मैं जंगल में बहुत सावधानी से चल रहा था कि थोड़ी देर में मुझे एक छिपी हुई पत्थर की गुफा मिल गई। अब मेरी नाक भी बहुत तेज हो गई है और इस पत्थर की गुफा के आसपास मुझे किसी दूसरे जानवर की गंध नहीं आई। शायद इसलिए क्योंकि यह हाईवे के काफी करीब है। यहाँ जानवर बहुत कम है। इससे मैं सुकून से गुफा के अंदर चला गया और लेटकर खर्राटे भरने लगा। वहीं दूर समुद्र में घना कोहरा छाया हुआ था। तीसरा लड़ाकू दस्ता। 10 से ज्यादा लड़ाकू जहाज तेजी से पीछे हट रहे थे। सभी पीछे हटो, दोहरा रहा हूँ सभी। उसी समय जेजे के कमांड रूम में, आखिर यह चीज है क्या? इससे निकलने वाली गर्मी इतनी ज्यादा है, इसके सामने तो हमारे सारे जेजे से निकलने वाली गर्मी जुगनू की चमक जैसी लग रही है। मुझे नहीं पता यह क्या चीज है, लेकिन अनगुओं का नुकसान यकीनन अकल्पनीय होगा। जल्दी मेरा आदेश सब तक पहुंचाओ। इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दो। कुछ दिनों बाद दा लिंक के घने जंगल में मैं हर रोज बस खाता और सोता था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे का मुझे अंदेशा था वह चुपके से शुरू हो चुका था। मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा। अब मेरा वजन 300 किलो तक पहुंच गया था, लेकिन आसपास के खाने से मेरी ताकत बहुत कम बढ़ रही थी। इसलिए मुझे जंगल में और अंदर जाना पड़ा। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मैं एक छोटी सी नदी के किनारे रुक गया। मैंने पानी में एक मछली की तरफ अपना मुंह खोला और वह मछली पानी से निकलकर सीधे मेरे मुंह में आ गई। इसके साथ ही मेरी ताकत फिर से बढ़ गई। मुझे पता चल गया कि मछली खाने से ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है। मैं सीधे नदी के किनारे लेट गया और जैसे ही कोई मछली पास आती मैं अपना मुंह खोल देता। सुलभ की आवाज के साथ एक और मछली मेरे पेट में चली गई, लेकिन इस बार मेरी शारीरिक क्षमता बढ़ी थी। ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ खाने के साथ मेरा गोरा चिट्टा शरीर धीरे धीरे गहरे भूरे रंग का हो गया। मेरे मुंह के दोनों तरफ ही नुकीले दांत निकल आए। डी टाइप जंगली सुअर। मौजूदा वजन 325 किलो, शरीर 30, ताकत 50। जंगली सुअर के रूप में बदलने के बाद मेरा शरीर लगभग 3 मीटर का हो गया था। अब छोटी मछलियाँ खाने से मेरी ताकत में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जंगल में और भी अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पर मुझे भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मैं इंस्टिंक्टिवली छिपने वाला था, लेकिन फिर मुझे अपने शरीर की ताकत का एहसास हुआ। मैं फिर भी सावधानी से भेड़िए की आवाज की तरफ बढ़ने लगा, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मॉडल। जब मैंने भेड़ियों के झुंड को देखा तो वे 2 काले भालुओं पर हमला कर रहे थे।
वैसे तो भेड़ियों का झुंड आमतौर पर भालू से नहीं जीत पाता, पर उस बड़े काले भालू के साथ उसका बच्चा भी था जो उसकी कमजोरी बन गया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बड़ा भालू कोई भी कदम उठाने से डर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि दोनों की लड़ाई में मेरा फायदा हो जाएगा, पर उस भालू के बच्चे की दयनीय हालत देखकर मैंने दखल दे ही दिया। तेज रफ्तार में मेरे विशाल शरीर की ताकत बहुत जबरदस्त थी। मैंने बस एक ही झपट्टे में 3 जंगली भेड़ियों को हवा में उछाल दिया। बड़ा भालू एक भेड़िए को मारने ही वाला था कि झुंड के सरदार ने मेरे विशाल शरीर को देख लिया। उसने एक बार फिर जोर से होकार भरी। मुझे लगा कि भेड़ियों का झुंड अब मुड़कर पहले मुझसे निपटेगा, पर सरदार भेड़िए ने होकार भरने के बाद अपने झुंड को लिया और तेजी से जंगल में घुसकर गायब हो गया। बड़े भालू ने मुझे गहरी नजरों से देखा और फिर वो भी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चला गया। जमीन पर पड़े कुछ मरे हुए भेड़ियों को देखकर मैंने अपना मुंह खोला और सोखने की शक्ति का इस्तेमाल किया। सच में बड़े जंगली जानवरों से ज्यादा ताकत मिलती है। मैं 1000 जिन पर होने वाले विकास के बहुत करीब पहुंच गया था। ये इंसानों के इस्तेमाल की चीजें हैं। इंसान यहाँ आए थे, तभी सामने थोड़ी दूर से एक बाघ के दहाड़ने की आवाज आई। ये एक साइबेरियन टाइगर था। मेरा दिल दहल गया। लगता है शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया है। मैंने अपनी रफ्तार धीमी की और चुपके से पास जाने लगा। मेरे 700 जिन के भारी भरकम शरीर से जरा भी आहत नहीं हुई। घने जंगल के एक बड़े हिस्से को पार करने के बाद जब मैं पास पहुंचा तो लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर मैं महसूस कर सकता था कि वो लोग यहीं कहीं आसपास ही थे। मैंने आसपास का माहौल देखा और अपने शरीर को नीची झाड़ियों में छिपा लिया और पास जाने लगा। उस वक्त एक अलाव के पास 5 आदमी एक साथ बैठे हुए थे। मेरी तेज इंद्रियों की वजह से मैं उनकी बातें साफ साफ सुन सकता था। पता चला कि ये लोग जापान के रहने वाले थे, शिकारियों का एक गिरोह। और जैसा कि मैंने सोचा था, उस साइबेरियन टाइगर को उन्होंने ही मार डाला था। पास में पड़े एक काले बैग के मुंह से बाहर झांकती बाघ की पूंछ को देखकर मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर मैंने मौके की तलाश करने का फैसला किया। अगर मैं इस बाघ को निगल पाया तो मैं 1000 जिन की सीमा को पार कर जाऊंगा और मेरा विकास होगा। जल्द ही आधी रात हो गई। उन लोगों ने एक आदमी को पहरे पर छोड़ा और बाकी सब टेंट में घुस गए। मैं बिना कोई आवाज किए कैंप के पास पहुंचा। जब सिर्फ 100 मीटर की दूरी बची तो मैंने कोई परवाह नहीं की और अपने खुरों पर जोर देकर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। पहरा दे रहे आदमी ने अपनी बंदूक उठाई ही थी कि मैं उसके सामने पहुंच चुका था और एक ही टक्कर में उसे दर्जनों मीटर दूर उछाल दिया। आवाज सुनकर बाकी लोग जैसे ही टेंट से बाहर निकले, मैंने अपने नुकीले दांतों से एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। जब खतरा टल गया तब मैं उस काले बैग की तरफ बढ़ा। पहले बैग में एक साइबेरियन टाइगर था, दूसरे बैग में एक बड़ा भूरा भालू था, तीसरे बैग में हैरानी की बात ये थी कि जिंदा बाघ के शावक थे और वो भी 2, लेकिन दोनों बेहोश थे। इसीलिए मैंने दूसरी चीजों की तलाशी जारी रखी। इस वक्त मुझे एक मोबाइल फोन की सख्त जरूरत थी या कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस। इस तरह मैं बाहरी दुनिया के हालात पर नजर रख सकता था। जमीन पर 3 बड़े काले बैग के अलावा कुछ शिकारियों के बैकपैक पड़े थे। मैंने इन चीजों को जमीन पर फैलाकर उलटना पुलटना शुरू कर दिया। देखा तो अंदर काफी सारा सामान था। उनमें एक नोटबुक थी जिसमें इन बीते सालों के बारे में लिखा था। उनके तजुर्बे और जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना था सब लिखा था। इसमें दुनिया के रास्तों की पूरी जानकारी थी, जिसमें डालिंगयुआन जंगल भी शामिल था। और फिर थोड़ी और तलाशी लेने के बाद मुझे दूसरे बैकपैक के अंदर एक स्मार्टफोन और एक पावर बैंक मिला। साथ ही एक छोटा हाथ से चलने वाला जनरेटर भी था। सच में जो चाहिए था वही मिल गया। ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो गया। तभी दोनों छोटे बाघ जाग चुके थे, लेकिन मुझे देखकर भागने के बजाय वो साइबेरियन टाइगर के शरीर के पास खड़े होकर उसकी हिफाजत कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें ज्यादा गोश्त भी नहीं है। इसके बाद मैंने पहले इस भूरे भालू को खाने का फैसला किया ताकि देख सकूं कि मैं सीधे इवॉल्व हो सकता हूं या नहीं। मैंने अपना बड़ा सा मुंह बड़े भूरे भालू की तरफ खोला और एक ही बार में उसे निगल गया। डिंग प्रजाति जंगली सुअर, मौजूदा वजन 950 जिन, शारीरिक क्षमता 100, ताकत 120। इवॉल्व होने में अब सिर्फ 50 की कमी थी। मेरी गहरी नजरें उन 2 छोटे बाघों पर पड़ी। वो दोनों छोटे बेचारे फौरन कांपने लगे, लेकिन आखिरकार मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपनी नजरें उनके पीछे मौजूद साइबेरियन टाइगर पर टिका दी। इससे दोनों छोटे बाघ और भी जोर से कांपने लगे, लेकिन फिर भी वो साइबेरियन टाइगर के सामने खड़े होकर उसकी हिफाजत करते रहे। मुझे धीरे धीरे पास आता देख एक छोटे बाघ ने धीमी गुर्राहट निकाली, जबकि दूसरा छोटा बाघ पलक झपकते ही भाग गया।
मैंने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि मैं साइबेरियन टाइगर की तरफ बढ़ता रहा। पर मेरे पास पहुंचने से पहले ही वो छोटा बाघ जो साइबेरियन टाइगर के पास से गया था, वापस दौड़कर आ गया। उसके मुंह में एक गहरे भूरे रंग का बड़ा सा बैग था, जिसे उसने मेरे सामने फेंक दिया और फिर से साइबेरियन टाइगर के सामने आकर खड़ा हो गया। बैग से जड़ी बूटियों का एक ढेर बाहर गिर पड़ा। लिंगजी, जिनसिंग, हे शॉ वो जमीन पर बिखर गए। मैंने मुंह खोलकर अपनी सोखने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया और जमीन पर पड़ी सारी जड़ी बूटियां एक ही बार में निगल गया। आखिरकार मेरा वजन 1000 जिन से ज्यादा हो गया। मेरा शरीर साफ साफ बदलने लगा। मेरे काले भूरे बाल भूरे लाल रंग के हो गए। मेरे सारे जोड़ और शरीर के मुख्य हिस्से काले कवच की एक परत से ढके हुए हैं। चारों पैरों पर तो कुछ रहस्यमयी निशान भी बने हुए हैं। मैं एक बिल्कुल नई प्रजाति ब्लैक आर्मर पिग में विकसित हो गया हूँ। सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, टिंग। प्रजाति ब्लैक आर्मर पिग। वर्तमान वनन 1400 जिन। शारीरिक क्षमता 300। तात 300। जागृत स्किल ब्लैक आर्मर। ब्लैक आर्मर को पूरे शरीर पर फैला सकता है और सामान्य शारीरिक हमलों से इम्यून है। सिस्टम की जानकारी को समझने के बाद मैंने मुंह कर उन 2 छोटे बाघों को देखा। अभी के मेरे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये दोनों छोटे जीव न सिर्फ बहुत समझदार हैं, बल्कि उनकी वफादारी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ मिलाने का चाहला किया। इसके बाद मैंने साइबेरियन टाइगर को खाया नहीं, बल्कि एक गड्ढा खोदकर उसे दचना दिया। इससे उन छोटे बाघों की मेरे लिए दुश्मनी कुछ कम हो गई। मैंने उनकी तर्ज एक बैग फेंका ताकि थक जाने पर वे बारी बारी से उसे उठा सके। दोनों छोटे बाघ मेरा मतलब समझ गए। बैग पीठ पर लादा और मेरे पीछे पीछे कैंप से निकल गए। मैं जंगल में और अंदर की ओर बनते हुए मौजूदा इवोल्यूशन की शर्तें देख रहा था। सोचा नहीं था कि दोबारा विकसित होने के लिए 20,000 जिन की जरूरत होगी। यह आंखा तो मेरी कल्पना से भी परे था। अचानक मुझे उस नोटबुक का ख्याल आया जिसमें कई वैज्ञ जानवरों के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। इन कोऑर्डिनेट्स के सहारे मैं रास्ते भर तरह तरह के बबे जानवरों को निगलता गया और मेरा आकार भी लगातार बढ़ता गया। बेशक शिकार करने के अलावा मैं हर रोन गबरों पर भी नजर रखता था। इस चैनल की खबर वुताई माउंटेन, लॉनगहू माउंटेन, जियो माउंटेन और यानडांग माउंटेन बाजी संख्या में चेले भर्ती कर रहे हैं। शर्त बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए डिग्री की कोई सीमा नहीं है। होआशिया मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रशिक्षण। इस बात ने मेरा ध्यान खींचा। होआशिया मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट। होआशिया मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन। होआशिया में इस तरह की संस्था कब से बन गई? होआशिया मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट। अब तो उन्होंने प्रशिक्षण के स्तर भी घोषित कर दिए हैं। मैं आसमान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है मैंने जिस बदलाव की भविष्यवाणी की थी वह सच में होने वाला है और अभी मैं अपने दूसरे इवोल्यूशन से बहुत दूर हूँ। मुझे रफ्तार बढ़ानी होगी। मैंने जल्दी से अपने दोनों छोटे साथियों को बुलाया और दक्षिणी इलाके की ओर निकल पा। मैं जंगल में इत्मीनान से घूम रहा था। रास्ते में जो भी मिला उसे चट कर जाने के नियम पर चलता रहा। कुछ ही दिनों में मेरा वजन तेजी से बढ़कर 3000 जिन हो गया था। मेरी ताकत और शरीर का आकार दोनों तेजी से बड़े थे। कुछ और हिरणों को निगलने के बाद मैं एक तालाब के किनारे आकर रुका। दोनों छोटे बाघों ने मेरे बुलाने का इंतजार नहीं किया और सीधे तालाब के पानी में खेलने के लिए कूद पहुंचे। लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और पास की घास पर लेटकर गहरी नींद में सो गया। पर मेरी इस नींद में मेरी जान जाते जाते बची। अचानक एक तेज दहाड़ ने मुझे जगा दिया। पता चला कि पानी में छिपा एक विशाल अजगर मेरी ओर बढ़ रहा था। इस विशालकाय जीव की लंबाई 12 मीटर से भी ज्यादा थी और उसका आधा शरीर पानी में छिपा हुआ था। उसकी ठंडी आंखें उठते हुए मुझ पर बुरी तरह से गजी हुई थी। मैं हैरान और गुस्से से भरकर तुरंत उस पर टूट पा। लेकिन इस जबरदस्त हमले को विशालकाय अजगर ने आसानी से नाकाम कर दिया, क्योंकि पानी के बहाव ने मेरी रफ्तार को बहुत कम कर दिया था, जबकि विशालकाय अजगर पर पानी का कोई असर नहीं हुआ। मेरा हमला नाकाम होने के बाद मुझे दोबारा हमला करने का मौका ही नहीं मिला और उस विशालकाय अजगर ने अपनी मोटी पूंछ से मारकर मुझे पानी में गिरा दिया। छोटे टाइगर ने मुझे पानी में पटकते हुए देखा। उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसकी इस हरकत ने विशालकाय अजगर को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। वह तेजी से तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसका सिर किनारे पर पहुंचा, किसी ने बहुत जोर से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे किनारे की घास पर पटक दिया। दरअसल जब मुझे पानी में पटका गया था तो मेरी ब्लैक आर्मर स्किल एक्टिवेट हो गई थी।
मेरे शरीर के ब्लैक आर्मर ने हमले का सारा जोर सोख लिया था और मेरे लाल बालों से तो सचमुच आग निकलने लगी थी। मेरी शारीरिक ताकत पल भर में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई और फिर मैंने दोबारा स्पाइडर अटैक किया। दूर जाकर गिरे उस विशालकाय अजगर ने बहुत देर तक छटपटाया, लेकिन वह मेरे शरीर पर मौजूद ब्लैक आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मेरे आधे घंटे तक पागलों की तरह काटने के बाद आखिरकार उस विशालकाय अजगर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने उसकी पूंछ का एक टुकड़ा काटा और दोनों छोटे टाइगरों को दे दिया। मैं धीरे धीरे उस अजगर को मजे से खा ही रहा था कि दूर से एक 4 मीटर लंबा सफेद भेड़िया मुझे घूर रहा था। मेरे पास मौजूद दोनों छोटे टाइगरों को एक अलग ही आहट महसूस हुई और मैं तुरंत पीछे मुड़ा और मुझे वो ठंडी बेरहम आंखें दिखाई दी। यह एक अकेला भेड़िया था। वह मुझसे अभी भी 200 मीटर दूर था। आमतौर पर मैं उसे पकड़ नहीं सकता था, लेकिन शायद उसे अपनी जान प्यारी ही नहीं थी, तो मुझे उसे मौत के घाट उतारना ही पड़ा। मैंने सिर हिलाकर दोनों छोटे टाइगरों को इशारा किया कि उस भेड़िए की लाश को खींचकर वापस ले आए। छोटे टाइगर तुरंत मेरा इशारा समझ गए और उछलते कूदते उस भेड़िए की लाश को खींचने चले गए। लगातार 2 विशालकाय जंगली जानवरों को खाने के बाद मुझे भी अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। ताकत की लहरें लगातार मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थीं। मेरा आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सिस्टम, मेरी जानकारी दिखाओ। प्रजाति ब्लैक आर्मर्ड पिग। वजन 3600 किलो। ताकत 600 पॉइंट। आकार 550 पॉइंट। 2000 पॉइंट तक पहुंचना अभी भी थोड़ा दूर है। पहले आराम कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। और जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, तब एक अनंत समुद्री तट पर एक भयानक लड़ाई चल रही थी, जिसे आम लोग सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र कहते हैं। उसके पीछे काली ऊंची दीवारें थीं। एक ओवरकोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने फैले अनंत समुद्री तट को गंभीर आंखों से देख रहा था। रिपोर्ट, एरिया 3 में पानी में बहुत ज्यादा हलचल देखी गई है। उनमें 20 टैंकल वाली छिपकलियां हैं। किनारे की तोपें तबाह हो गई हैं। पत्थर के गेट ने 5 टैंकल वाली छिपकलियों को रोककर पीछे धकेल दिया है। इन मुश्किल दुश्मनों से कितना नुकसान हुआ है। 50 आम सैनिक मारे गए हैं और मास्टर चेन भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। चिचांग स्टेशन ने अकेले ही एक टेंटेकल वाली छिपकली को हरा दिया। ठीक है, मैं समझ गया। पूरी सख्ती से पहरा देना जारी रखो। यहाँ के हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। लगता है अब इसे और छुपाया नहीं जा सकता। इन राक्षसों का सामना करने के लिए हमें जल्द से जल्द बड़ी संख्या में माहिर योद्धाओं को तैयार करना होगा। और जब हुआशिया के अलग अलग बेस में भीषण लड़ाई चल रही थी, मैं डालिंग जंगल की गहराइयों में खर्राटे मारकर सो रहा था। दोनों छोटे बाघ भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन साफ देखा जा सकता था कि हमारा शरीर पहले से काफी बड़ा हो गया था। अब मेरी लंबाई 7 मीटर तक पहुंच गई थी और ऊंचाई तो 3 मीटर हो गई थी। जमीन पर चलता फिरता एक टैंक। मुझे लगता है कि अगर मेरा सामना किसी प्राचीन डायनासोर से भी हो जाए, तो मैं उसे एक ही टक्कर में ढेर कर दूंगा। और इतनी तेजी से बढ़ने की वजह इस दौरान इस जंगल में किए गए शिकार का नतीजा है। दक्षिणी इलाके में इस दौरान मैंने अनगिनत बड़े जानवरों का शिकार किया और इस इलाके के कुछ असली राजाओं से भी मिला। दक्षिणी इलाके में मिला सबसे मुश्किल जानवर था एक 3 मीटर से भी लंबा लाल बालों वाला बंदर। वो चीज सच में बहुत तेज भागती थी। वो बंदर उन दोनों छोटे बाघों को लगभग उठा ही ले गया था। उस परेशान करने वाले बंदर के अलावा मेरा सामना एक 7 मीटर से भी ज्यादा लंबी विशाल गिलहरी से हुआ और एक 5 मीटर लंबे नीले भेड़िए से भी, और तो और 20 मीटर के करीब लंबे एक विशाल एनाकोंडा से भी। इन सभी जानवरों की ताकत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना काला कवच इस्तेमाल न करूं, तो इन जानवरों से लड़ना आसान नहीं होगा। और नोटबुक में जिसका जिक्र था, वो काला बाघ जिसे पवित्र जानवर कहा जाता है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो काला बाघ ही मेरा असली प्रतिद्वंद्वी होगा। छोड़ो, अभी इसके बारे में नहीं सोचते। आज दावत होगी। हम पहले जाकर उस भूरे भालू का काम तमाम करते हैं। मैंने दोनों छोटे बाघों को इशारा किया और दक्षिणी इलाके की एक पहाड़ी चोटी की ओर चल पड़ा। उस भूरे भालू का अड्डा एक गुफा के अंदर था। थोड़ी ही देर में एक काली और विशाल गुफा मेरी आंखों के सामने आ गई। दोनों छोटे बाघ लुढ़क कर मेरे पीछे आ गए और पहले से ही दहाड़ने लगे थे। तभी गुफा के अंदर से एक बड़े पत्थर के लुढ़कने की आवाज आई।
एक विशाल भूरा भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर गुफा से बाहर। उसके शरीर से एक खूंखार आभा निकल रही थी, जिसे देखकर मैं सोचे बिना न रह सका। आखिर ये खाता क्या है जो इतना बड़ा हो गया है। हालांकि मेरा और उस भूरे भालू का आकार लगभग बराबर था, लेकिन जब वो भालू खड़ा होता है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर दिखता है। भूरे भालू ने सीधे मेरी तरफ देखकर जोर से दहाड़ लगाई। जाहिर है उसने भी मुझे पहचान लिया था और मैं असल में कुछ समय पहले उससे एक बार लड़ चुका था, लेकिन उस बार मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार हमारी मुलाकात जानी दुश्मनों जैसी थी। दोनों का खून खौल रहा था। बिना कोई बकवास किए दोनों विशाल शरीर सीधे एक दूसरे से टकरा गए। उस जोरदार टक्कर की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मेरे चांदी के नुकीले दांतों ने एक बार फिर भूरे भालू की खाल चीर दी, लेकिन भूरे भालू ने भी मेरे हमले को रोक लिया। धड़ाम की आवाज के साथ एक और जबरदस्त टक्कर हुई। इस बार भूरा भालू सीधी जमीन पर गिर गया, लेकिन वह तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि मेरी बचाव करने की ताकत भूरे भालू से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसके विशाल पंजों ने मेरी खाल चीर दी। मैं ज्यादा देर तक इसे खींच नहीं सकता। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो शायद पूरा एक दिन लग जाएगा। जंगल में और भी विशाल जानवर हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया और मेरे शरीर पर धीरे धीरे एक काला कवच चढ़ने लगा। पल भर में ही हवा में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही काला कवच पूरी तरह से मेरे शरीर पर चढ़ा, मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और मेरी रक्षा शक्ति भी भयानक रूप से बढ़ गई थी। भूरे भालू ने जब मुझे इस रूप में देखा तो उसकी आंखों में भी थोड़ी घबराहट दिखाई दी। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, मेरा शरीर सीधे एक काली लकीर में बदल गया। एक जोरदार धमाके के बाद धड़ाम की आवाज आई। बेजान भूरा भालू पत्थर की दीवार से नीचे फिसल गया। दो छोटे बाघ उत्साह से उछल पड़े। उनकी आंखें भूरे भालू के एक पंजे पर टिकी हुई थी। मैंने उन्हें थोड़ी देर बाद खाने का इशारा किया। जाकर देखना था कि गुफा के अंदर और भालू है या नहीं। इसके बाद मैं दोनों छोटे बाघों को लेकर गुफा के अंदर चला गया और गुफा मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ तक कि मैं भी उसके अंदर आराम से घूम फिर सकता था। गुफा में लगातार अंदर चलते हुए मुझे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और पौधे दिखे। उनमें कुछ अनजान फल भी थे, जिनसे एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैं जानता था कि यह जरूर कोई अच्छी चीज है। वह 7 मीटर लंबा भूरा भालू जो इस जंगल के आधे हिस्से का मालिक था, उसे वाकई अच्छी जगह चुननी आती है। जब मैं गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो मैंने देखा कि जमीन पर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें सुनहरा तरल पदार्थ भरा हुआ था। कितनी बड़ी मधुमक्खी है। मुझे शक हुआ कि कहीं इस भूरे भालू ने रानी मधुमक्खी को मार तो नहीं डाला। गुफा की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद मैंने दोनों लालची छोटे बाघों को शहद पीने के लिए वहीं छोड़ दिया और मैं गुफा के बाहर आ गया। सच कहूँ तो यह जगह अच्छी है, इसे मैं अपना अड्डा बना सकता हूँ, लेकिन अभी आराम करने का वक्त नहीं है। भविष्य में निश्चित रूप से और भी ताकतवर जानवर सामने आएंगे। मुझे तो खाते ही रहना होगा। मैंने मुड़कर भूरे भालू के विशाल शरीर को देखा। मैंने पहले एक पंजा काटकर अपने दोनों छोटों के लिए रख दिया और फिर भूरे भालू को खाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में ऊर्जा लगातार मेरे शरीर में फैल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऊर्जा से भरा एक चलता फिरता पात्र बन गया हूँ। इस स्थिति का सामना करते हुए मैंने गुफा में वापस जाकर सोने का फैसला किया। कुछ घूंट शहद पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया और अनजाने में ही मेरा आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गुफा में कुछ दिन गुजारने के बाद मेरा आकार 9 मीटर लंबा और 4 मीटर ऊंचा हो गया था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में भी मेरा आकार इतना विशाल था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज मुझे किसी आसान शिकार को चुनना होगा। मैं एक एक करके ढूंढूंगा। पहले जाकर पानी वाले उस सांप को निपटाता हूँ, फिर मैं सारे जंगली जानवरों का सफाया कर दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उस काले बाघ को नहीं ढूंढ पाऊंगा। मेरे मन में अपने आप ही एक योजना बनने लगी और अब जाकर उस एनाकोंडा से पंगा लेने की मुख्य वजह यह थी कि उसका शरीर और भी विशाल था और ऊपर से वो पानी में रहता था। पहले मेरे पास उससे निपटने का पूरा भरोसा नहीं था। अब मेरा आकार बढ़ जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं उस एनाकोंडा को आसानी से काबू में कर सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले थोड़ा फोन चला लेता हूँ। यह सोचकर मैं फिर से बैठ गया और हमेशा की तरह खबरें देखने लगा। लेकिन आज की खबरों ने मुझे हैरान कर दिया। इस चैनल की रिपोर्ट के अनुसार साकुरा देश की तटीय सीमा टूट गई है। अनगिनत दैत्य साकुरा देश के शहरों में घुस आए हैं।
जिससे भारी तबाही हुई है। फिलहाल साकुरा देश से बड़ी संख्या में शरणार्थी दूसरे देशों की ओर भाग रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट। साकुरा देश ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन साकुरा देश को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। साकुरा देश की खबर के नीचे कई नेटिजन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या हो रहा है? सोकर उठा तो जापानी तो गए काम से। आखिर हुआ क्या? साकुरा देश की तटीय सीमा आखिर टूटी कैसे? कई नेटिजन्स की इस चर्चा के बीच एक नेटिजन ने सीधे एक तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में एक 9 मीटर लंबी विशाल छिपकली सीधे एक टैंक को चबाकर तोड़ रही थी। यह तस्वीर देखकर कई नेटिजन्स शांत हो गए और फिर तुरंत ही और जोरदार बहस छिड़ गई। चीन की सरकार जानती है कि वे इसे ज्यादा समय तक नहीं छिपा सकते। अब वे धीरे धीरे जानकारी सामने ला रहे हैं। इंटरनेट पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अंदर की खबर होती है। हर बार जब वे कोई खबर लीक करते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं। लोगों की बातें देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और शामिल हो गया। यह दैत्य तो मेरा एक वार भी नहीं झेल सकता, बस थोड़ी ही देर में। अनगिनत नेटिजन्स ने जवाब देना शुरू कर दिया। फेंक रहा है तू? मेरे गुरु अजय पर्वत के स्वामी हैं। जवाब, वो भी इस दैत्य को एक ही थप्पड़ में नहीं मार सकते। हो सकता है कि वो और यह दैत्य दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो जाएं। और तू क्या चीज है? इसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह आदमी पक्का पागल हो गया है। ऊपर वाले, तू अपने गुरु की पोल खोल रहा है। वो तेरी धुनाई नहीं करेंगे क्या? चिंता मत कर, मेरे गुरु इंटरनेट नहीं चलाते। वैसे भी उन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ। ये कमेंट्स देखकर मैं बेफिक्री से हंस पड़ा। मेरी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। कुछ और खबरें देखने के बाद मुझे फिर से जल्दी करने की जरूरत महसूस होने लगी। उन छिपकलियों की ताकत तो पहले से ही एक विशाल भालू के बराबर हो गई है। मुझे अभी भी जल्दी से विकसित होना होगा। 3 दिन और बीत गए। इस दौरान मैंने कोई आलस नहीं किया और मेहनत से खुद को विकसित करता रहा। प्रजाति, काला कवच वाला सुअर। वजन 11,000 किलो। ताकत 1100 पॉइंट। आकार 1000 पॉइंट। स्किल, निगलने की कला, काला कवच। इस इलाके के खूंखार जानवर लगभग मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। 2000 पॉइंट की ताकत और आकार से अभी भी कुछ दूरी पर हूँ। और वो स्वर्ग और पृथ्वी का उदय, आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान वाली बात भी आजकल इंटरनेट पर खूब चल रही है। तुम दोनों जानते हो कि क्या हो रहा है। यह कहते हुए मैंने अपने पास मौजूद 2 मीटर से भी लंबे 2 बाघों की तरफ देखा। फिर मैंने हल्की सी आह भरी। मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब जबकि मेरा शरीर बढ़कर 11 मीटर का हो गया है, मैं जंगल के दक्षिणी इलाके का सबसे बड़ा शहंशाह बन गया हूँ। यहाँ तक कि वो चिढ़ पैदा करने वाला लाल बालों वाला बड़ा बंदरों की भी अब मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ से समुंदर का किनारा ज्यादा दूर नहीं है। हम देखते हैं कि हमें कोई बड़ी छिपकली मिलती है या नहीं। यह कहकर मैं दोनों बाघों को लेकर समुंदर के किनारे की ओर चल पड़ा। दक्षिणी क्षेत्र का जंगल समुंदर के मुहाने से जुड़ा है। यहाँ एक मिलिट्री बेस भी है, लेकिन यहाँ से बहुत कम मॉन्स्टर ऊपर आते हैं, इसलिए ये मिलिट्री बेस भी 24 मिलिट्री बेसों में से सबसे कम नुकसान वाला बेस है। यह बेस समुंदर में एक छोटे से द्वीप पर बना है। गहरे लाल रंग का चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने लगे रडार को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। रडार पर दक्षिणी क्षेत्र के जंगल के कुछ जानवरों की इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग दिख रही थी। वह मॉन्स्टर हिल रहा है। वह मॉन्स्टर जमीन पर अब तक का पाया गया सबसे ज्यादा गर्मी वाला मॉन्स्टर है। एक जूनियर अफसर ने कहा, समुद्र में रहने वाले टेंटिकल लिज़ार्ड भी उसके आगे कुछ नहीं है। सर, क्या हम तोप का निशाना उस मॉन्स्टर पर लगाएं? उस अधेड़ उम्र के जनरल ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। अभी नहीं। जमीन पर मौजूद ये विशालकाय जीव और समुद्र के मॉन्स्टर, अगर हम उन्हें उकसाए नहीं तो वे शायद ही कभी इंसानों पर हमला करते हैं। यही वजह है कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने हमें यहाँ तैनात किया है। एक तो दक्षिणी क्षेत्र के जंगल के इन जानवरों की हरकतों पर नजर रखना है और दूसरी तरफ समुद्र के उन मॉन्स्टर्स पर नजर रखना है। उस अफसर ने फिर कहा, सर, हाल ही में समुद्र के किनारे 2-3 टेंटिकल लिज़ार्ड देखे गए हैं। पिछले अनुभवों के हिसाब से जल्द ही यहाँ पर बड़ी तादाद में टेंटिकल लिज़ार्ड आ सकते हैं। अधेड़ उम्र के जनरल ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और गोला बारूद जांचने का आदेश दिया। हर पल लड़ाई के लिए तैयार रहो। और ठीक उसी वक्त जब
मिलिट्री बेस पूरी तरह से तैयार था। मैं जंगल में धीरे धीरे टहल रहा था। मैं समुद्र के किनारे तक पहुंच चुका था। फिर मैंने हवा को सूंघा। कोई शक नहीं, वे यहाँ भी मौजूद हैं। सोचा नहीं था कि विशाल टेंटिकल लिज़ार्ड मेरे इतने करीब होंगे। इंटरनेट पर की गई भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया की नई शुरुआत में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब यह समुद्र का किनारा मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। 2 दिन बाद मैं उत्साह से दूर देख रहा था। शरीर की लंबाई 9.7 मीटर। मेरे हट्टे कट्टे शरीर के मुकाबले ये दोनों छिपकलियां दुबले पतले कुत्तों जैसी थीं। और वे 2 विशाल छिपकलियां। मुझे देखकर उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट रही थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें भागने दूंगा? कभी नहीं। मैंने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखा। मेरा विशाल शरीर एक बुलडोजर की तरह सीधा उनसे जा टकराया। जब दोनों छिपकलियों ने देखा कि वे भाग नहीं सकती, तो वे भी अपने दांत और पंजे निकालकर मुकाबला करने लगी। लेकिन जैसे ही हमारा आमना सामना हुआ, वे सीधी हवा में उड़ गईं। उनके शरीर की सख्त खाल को भी मेरे चांदी जैसे नुकीले दांतों ने चीरकर एक बड़ा घाव बना दिया था। मैंने उन दोनों छिपकलियों को सांस लेने का मौका नहीं दिया और फिर एक और जोरदार टक्कर मारी और सीधा उन दोनों छिपकलियों का काम तमाम कर दिया। इस नज़ारे को पास के मिलिट्री बेस ने साफ साफ देख लिया था। मिलिट्री बेस के उस अधेड़ उम्र के जनरल की आंखों में खौफ था और साथ ही थोड़ा डर भी। जिन टेंटिकल लिज़ार्ड से निपटना उन्हें इतना मुश्किल लगता था, उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया गया था। अगर यह चीन के इंटरनेट पर चला गया तो यकीनन बहुत बड़ी सनसनी मच जाएगी। वह अधेड़ उम्र का जनरल खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, उन दोनों छिपकलियों की शरीर की लंबाई कितनी थी, वे किस लेवल के बराबर थी? एक युवा अफसर ने जवाब दिया। रडार से मिले डेटा के अनुसार इन दोनों छिपकलियों की लंबाई 9.5 मीटर तक पहुंच गई है, जो स्टील बोन स्टेज के शिखर के बराबर है। लेकिन इस तरह की चीज को मारने के लिए हमेशा एक 6 ग्रेड सिंपैथेटिक सेंस स्टेज वाले की मौजूदगी जरूरी होती है। असल में मिलिट्री बेस में कई शक्तिशाली लोग हैं। अगर कहा जाए कि 8th ग्रेड आयरन स्किन स्टेज से 7th ग्रेड स्टील बोन स्टेज तक पहुंचना एक बड़ी मुश्किल है, तो 7th ग्रेड स्टील बोन स्टेज से 6 ग्रेड सिंपैथेटिक सेंस स्टेज तक पहुंचना तो वो एक आसमानी सजा जैसा है। 9th ग्रेड ओरिजिन अट्रैक्टिंग स्टेज से लेकर 7th ग्रेड स्टील बोन स्टेज तक को निचले 3 स्टेज कहा जाता है। 6 ग्रेड सिंपैथेटिक सेंस स्टेज पहले से ही बीच के 3 स्टेजों में आता है। सभी बड़े संप्रदायों और मशहूर पहाड़ों के मुखिया आमतौर पर इसी स्टेज पर होते हैं। असल में सकुरा देश का छिपकली दैत्यों से हारना तो तय ही था। आम छिपकली दैत्य भी इंसानों के निचले 3 स्टेजों के बराबर हैं और कई बड़ी छिपकलियां हैं जिनका आकार 10 मीटर से भी ज्यादा है, जो बीच के 3 स्टेजों के अलग अलग लेवल के बराबर हैं। इसी रेंज के अंदर सकुरा देश की जहाजी तोपें अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। पर्दे के पीछे मौजूद छिपकलियों के राजा की ताकत इंसानों के ऊपरी 3 स्टेजों के शिखर के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा मजबूत। और वो छिपकलियों का राजा दक्षिण में दिखाई दिया था। सकुरा देश के पतन में तेजी आने का एक कारण यह भी है। अधेड़ उम्र के जनरल ने फिर पूछा, क्या यह पता लगा पाए कि वो जंगली सुअर वाला दैत्य किस स्टेज पर है? अफसर ने सावधानी से जवाब दिया, उस दैत्य ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और हीट सिग्नेचर के अनुसार ऐसा लगता है कि उस दैत्य के शरीर के अंदर अभी भी खौफनाक ऊर्जा छिपी हुई है। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या यह भी एक छिपकलियों के राजा के बराबर का जीव है? मिलिट्री बेस की नजरों के नीचे मैं 2 बड़ी छिपकलियों को घसीटते हुए अपनी गुफा में वापस आया और उन्हें निगलने लगा, और उनसे मिली ऊर्जा वाकई में बहुत ज्यादा थी। मैं अपने शरीर के अंदर गर्मी की लहरें महसूस कर सकता था। मेरी ताकत और आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ज्यादा ताकतवर होते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पास खड़े 2 छोटे भाइयों की तरफ देखने लगा। मैं उन्हें डांटे बिना नहीं रह सका। तुम लोगों का अभी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। जंगल के राजा होकर तुम एक छिपकली से डर गए। माना कि वो छिपकली थोड़ी बड़ी थी, लेकिन तुम दोनों मिलकर उस पर हमला कर सकते थे। दोनों बाघ धीरे धीरे गुर्राए, लेकिन पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। फिर मैंने कहा, आज से मैं तुम्हें टाइगर 1 और टाइगर 2 कहूंगा। दोनों बाघों ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वे समझ भी गए हों और नहीं भी। अपने इन 2 छोटे भाइयों को लेकर मेरा इरादा उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने का है। आखिर वे सभी जानवरों के राजा हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वे मेरे दाएं और बाएं हाथ बन जाएंगे।
हालांकि वो 9 मीटर लंबी छिपकलियां काफी डरावनी हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जब ये दोनों छोटे बाघ 5 मीटर के हो जाएंगे तो वे आसानी से इन छिपकलियों को निपटा देंगे। जल्द ही दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस दौरान मुझे समुद्र किनारे ज्यादा जाना होगा। अगर मैं कुछ और छिपकलियों से टकरा जाऊं, तो मैं और भी तेजी से इवॉल्व हो सकता हूं। सिस्टम, मेरे अभी के स्टैट्स दिखाओ। डिंग, प्रजाति काले कवच वाला सुअर, वजन 12,000 जिन, ताकत 1,200 पॉइंट, आकार 1,100 पॉइंट, स्किल्स सांस निगलने की तकनीक, काला कवच। बस थोड़ा और, बस कुछ और छिपकलियों को मारना है, तो शायद मैं दुनिया में बड़ा बदलाव आने से पहले एक बार और इवॉल्व हो पाऊंगा। एक लक्ष्य मिल जाने के बाद मैं हर दिन अपने 2 छोटे भाइयों को लेकर समुद्र तट पर एंटीना वाली छिपकलियों को खोजने जाता था और समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर मौजूद नेवल बेस ने इन कुछ दिनों में मेरी ताकत को सच में महसूस किया है। बेस के जनरल ने इन कुछ दिनों में मेरी ताकत को सच में महसूस किया है। बेस के जनरल लियूडा ने एक संचार सैनिक से पूछा, आज कितने मारे? रिपोर्ट, जंगली सुअर के राजा ने आज 4 सींग वाली छिपकलियों को मारा है। उनमें से एक 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। लियूडा ने हल्की आह भरते हुए कहा, कौन सोच सकता था कि जंगल की गहराइयों में इतना भयानक विशाल जानवर भी होगा। भी इस जंगली सुअर के राजा को बहुत ज्यादा महत्व देता है और इसे टॉप सीक्रेट्स में से एक माना है। अगर हम इस जंगली सुअर के राजा का भरोसा जीत पाए और उसे अपने काम में ला सके तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर पास खड़े एक सहायक अफसर ने कहा, सर, क्यों न हम इस जंगली सुअर के राजा से संपर्क करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि यह जंगली सुअर का राजा दूसरे राक्षसों से अलग है। इसने न सिर्फ 2 बाघों को गोद लिया है, बल्कि यह खास तौर पर सींग वाली छिपकलियों का शिकार करके उन्हें मारता है। लियूडा ने अपना सिर हिलाया, अभी वक्त नहीं आया है। इस जंगली सुअर के राजा से संपर्क तो जरूर करना है, लेकिन अभी नहीं। समुद्र तट पर मौजूद मैंने असल में बहुत पहले ही दूर उस बेस को देख लिया था, लेकिन अपना शिकार घसीटते हुए मैं वहां रुका नहीं। मैं फिर से गुफा में लौट आया। टाइगर 1, टाइगर 2, इधर आओ, एक जायजा लेते हैं। आज तुम दोनों ने अच्छा काम किया। कम से कम तुम भागे तो नहीं। हालांकि तुम अभी भी उसका डिफेंस नहीं तोड़ पाए, लेकिन सुधार की गुंजाइश अभी भी है। खाओ। यह कहकर मैंने उन विशाल छिपकलियों को अपने मुंह में खींच लिया। पलक झपकते ही कुछ और दिन बीत गए। इन कुछ दिनों में मैं हर रोज छिपकलियों को खोजने के लिए समुद्र तट पर जाता था, लेकिन सींग वाली छिपकलियां कम होती जा रही थी। लेकिन मैं भी अपने विकास के कगार पर पहुंच गया था। उस दिन जब मैं खबरें देख रहा था, तभी मैंने एक चौंकाने वाली खबर देखी। हमारे चैनल की रिपोर्ट है कि बेस नंबर 23 पर चिंगजाओ द्वीप की छिपकलियों ने कब्जा कर लिया है। जिहुआ पर्वत के प्रमुख मास्टर लियू जंग में मारे गए। साथ ही बड़ी संख्या में आम योद्धा भी जंग में मारे गए। आजकल बाहरी दुनिया या तो डटकर राक्षसों का सामना कर रही है या फिर जोर शोर से साधना में लगी है। उसकी तुलना में मैं हर दिन काफी आराम से रहता हूँ। समुद्र के किनारे इस जंगल की रखवाली करते हुए मुझे खुद शिकार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। मैं हमेशा की तरह अपने दोनों छोटे भाइयों को लेकर समुद्र तट पर टहल रहा था। तभी मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति धरती से ऊपर उठती हुई महसूस हुई। हवा में तरह तरह की ऊर्जा धाराएं एक दूसरे से गूंथ गईं, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही हो। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान। मेरे दिमाग में तुरंत यह शब्द आया। जल्द ही पूरी धरती एक धुंधली सी ऊर्जा की धारा में लिपटी हुई लग रही थी। मेरे शरीर के अंदर की मन संचार कला अचानक अपने आप काम करने लगी। आसपास की अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे मेरे शरीर में समाने लगी। मैं जो पहले से ही विकास के कगार पर था, उस ब्रह्मांड की शुरुआत के पल में सीधे अगले स्तर पर पहुंच गया। मेरे पास मौजूद 2 छोटे बाघ भी जैसे इसे महसूस कर सकते थे। वे चुपचाप मेरे पास रहे और उनके शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगे। पूरा चीन और यहाँ तक कि पूरी दुनिया तेजी से बदल रही थी और अथाह गहरे समुद्र में यहाँ एक विशाल द्वीप था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा एक बवंडर का रूप ले रही थी। कुछ विशालकाय जानवर घास के मैदान पर खड़े थे और उन्होंने आसमान को दहला देने वाली दहाड़ लगाई। उनके शरीर उस बड़े तूफान के नीचे मजबूती से खड़े थे और साथ ही वे धीरे धीरे बदल भी रहे थे। उनमें से उत्तर पूर्व कोने में खड़ी एक विशाल छिपकली सबसे अलग दिख रही थी। उसके शरीर से हल्की सितारों जैसी चमक निकल रही थी और उसकी आंखों से भी लाल रोशनी चमक रही थी।
जिससे उसकी क्रूरता और बेरहमी साफ झलक रही थी। वो वही छिपकलियों का राजा था जिसने कई देशों को तबाह कर दिया था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान 3 दिन और 3 रात तक चला। पूरी दुनिया की बिजली और कम्युनिकेशन सीधे इस तूफान के कारण 3 दिनों तक ठप रहे। कुछ छोटे देशों ने तो हमेशा के लिए अपनी कम्युनिकेशन की क्षमता खो दी। 3 दिन बाद डार्लिंग जंगल की एक गुफा में 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे 2 बार 15 मीटर से भी ज्यादा लंबे एक विशालकाय जीव के सामने सो रहे थे। मैं धीरे धीरे नींद से जागा। मैंने अपने शरीर से धूल झाड़ी। अब मेरी ऊंचाई 6 मीटर से भी ज्यादा हो गई है। मेरे पूरे शरीर के सभी जरूरी हिस्सों पर मौजूद काला कवच भी सुनहरा हो गया था। सूरज की रोशनी में मेरे शरीर से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। सुनहरा कवच और आग जैसे लाल बाल और भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। अगर मेरा पिछला रूप एक खूंखार जानवर जैसा दिखता था, तो अब मैं एक पवित्र जानवर जैसा दिखता हूँ। क्या यही दुनिया की नई शुरुआत और आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी है? मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अब मैं हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को साफ महसूस कर सकता था। सिस्टम, मेरी जानकारी दिखाओ। प्रजाति, सुनहरा कवच वाला सुअर। वजन 25,000 जिन। ताकत 2500 पॉइंट। आकार 2400 पॉइंट। स्किल्स, निगलने की तकनीक, सुनहरा कवच वाली शीशे की आग, धरती सोखना। जैसा मैंने सोचा था, मेरा काला कवच सीधे सुनहरे कवच में बदल गया और मुझे एक नई स्किल, शीशे की आग भी मिली। अब बाहर घूमने का समय हो गया है। मैं अपनी नई स्किल भी आजमा सकता हूँ। हमेशा की तरह मैं दोनों बाघों को लेकर समुद्र तट की ओर गया। लेकिन जैसे ही मैं समुद्र तट के पास पहुँचा, मुझे तोपों के फटने की जोरदार आवाजें सुनाई दी। इतने भयानक हमले का सामना करते हुए भी सामने वाले जीवों का नुकसान बहुत कम हो रहा था, क्योंकि वो विशाल छिपकलियों का एक झुंड था। वहाँ 10 से भी ज्यादा छिपकलियाँ थीं। उनके लीडर की लंबाई तो हैरान कर देने वाली 20 मीटर तक थी। उसके शरीर पर ठंडा नीला हरा कवच था। यहाँ तक कि जब कुछ तोपों के गोले उसके शरीर पर लगे, तो भी उसे बस मामूली खरोंचे ही आईं। बेस के अंदर लियूडा का चेहरा बहुत गंभीर था और उसके शरीर से 9वें ग्रेड के वूलिंग रेल्म की ऊर्जा निकल रही थी। दुनिया की नई शुरुआत और आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी के कारण उसके पास 8वें ग्रेड के 5 आयरन सोल्जर और 7वें ग्रेड के 2 स्टील बोन रेल्म वाले सैनिक और आ गए थे। लेकिन इन विशाल छिपकलियों के सामने अब उनका बचना मुश्किल लग रहा था। एक डिप्टी तेजी से लियूडा के पास दौड़ कर आया। रिपोर्ट, टेंटेकल लिज़ार्ड्स बेस से 100 मीटर से भी कम दूरी पर हैं। तोपों का असर बहुत कम हो गया है। लियूडा ने शांत नजरों से कहा। सभी लोग हाथ पाई की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आज के हालात में 20 मीटर से भी लंबी एक टेंटेकल लिज़ार्ड का मुकाबला 6ठे ग्रेड के चाओकान रेल्म वाला इंसान भी नहीं कर सकता। और इस समय बेस के अंदर सिर्फ एक ही चाओकान रेल्म का मास्टर है, तिब्बती इलाके का एक तपस्वी साधु। जब दुनिया की नई शुरुआत हुई थी, तब वो साधु एकांतवास में था और अब तक वो बाहर नहीं आया है। लेकिन लियूडा जानता था कि अगर वो साधु बाहर आ भी गया, तो भी 20 मीटर लंबी टेंटेकल लिज़ार्ड के सामने उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। अब वो बस अपनी आखिरी ताकत लगाकर इन टेंटेकल लिज़ार्ड्स को दर्द महसूस करा सकता है, ताकि ये देखा जा सके कि वे कुछ समय के लिए पीछे हटते हैं या नहीं। जब मैं समुद्र तट पर पहुंचा, तो जे मिलिट्री बेस में किसी ने भी मुझे नहीं देखा। सारे लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। भाइयों, एक को भी मार दिया तो वसूल है। एक टेंटेकल वाली छिपकली को मारो। छिपकली के पीछे की तरफ हताहतों की संख्या कम थी। कुछ सिपाही सीधे कुछ हैंड ग्रेनेड लेकर उस विशाल छिपकली की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जोरदार धमाके के बाद छिपकली को बस मामूली चोटें आईं। आज इन छिपकलियों में से सबसे छोटी भी 10 मीटर लंबी थी। यहाँ तक कि 6ठे स्तर का एक योद्धा भी उनमें से किसी एक को आसानी से नहीं हरा सकता था। ठीक जब बेस तबाह होने ही वाला था, दूर से एक गोल लोहे की तश्तरी सीधे उड़ती हुई आई। उस गोल तश्तरी ने सीधे एक 15 मीटर लंबी छिपकली पर हमला किया और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव बना दिया, एक बहुत बड़ा घाव। गुरु को आ गए, सैनिकों का एक झुंड उत्साह से चिल्लाया। इसके तुरंत बाद मोटे भूरे रंग के कपड़े पहने एक भिक्षु सीधे आसमान से नीचे कूदा। उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी, जिसने पास की कुछ टेंटिकल वाली छिपकलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेस का कमांडर लियूडा उत्साह से उस भिक्षु के पास आया और बोला, गुरु को, क्या आप अगले स्तर पर पहुंच गए हैं? सादे कपड़ों वाले उस भिक्षु ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह गंभीर भाव से सामने खड़ी टेंटेकल वाली छिपकलियों को देख रहा था।
पास में ही खड़ा मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर उसी पल रुक गया। मैंने पहली बार इतना शक्तिशाली इंसान देखा था। वह अभी अभी दसियों मीटर से भी ज्यादा ऊंचा कूदा था। फिर भी गुरुकु एकदम शांत और सहज लग रहे थे। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह गुरुकु आखिर किस स्तर के हैं। और उसी समय उन सब के लीडर 20 मीटर लंबी विशाल छिपकली ने भी गुरुकु की तरफ देखा। फिर उसका विशाल शरीर एक अजीब एंगल से गुरुकु की ओर लपका। गुरुकु के हाथ में जो सुनहरा चक्र अभी अभी वापस आया था, वह तुरंत फिर से एक सुनहरी परछाई में बदल गया और सीधे उस विशाल छिपकली की ओर बढ़ चला। वह चक्र हवा को चीरता हुआ बेहद तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उस विशाल छिपकली ने एक अजीब एंगल से खुद को बचा लिया और अपने विशाल शरीर से सीधे उन पर हमला कर दिया। गुरु ने अपनी जगह से ही दसियों मीटर पीछे की ओर छलांग लगाई इस हमले से बचने की कोशिश में, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने उस विशाल छिपकली की लड़ने की ताकत को कम आंका था। विशाल छिपकली की पूंछ एक परछाई में बदली और सीधे उनकी तरफ आई। गुरुकु का शरीर उस वार से सीधे दसियों मीटर दूर जाकर गिरा और जोर से जमीन पर जा टकराया। लियू डा और कुछ सिपाही फौरन गुरुकु को बचाने के लिए दौड़े। इस समय तक बेस की सुरक्षा पूरी तरह से टूट चुकी थी। सभी सिपाहियों के चेहरों पर एक दर्दनाक वीरता का भाव था। उन्होंने अपने हाथों में बचे हुए हैंड ग्रेनेड कसकर पकड़ लिए थे, इन छिपकलियों पर आखिरी वार करने के इरादे से। ठीक इसी नाजुक पल में बेस के पास समुद्र में अचानक जोरों की हलचल होने लगी। सारी छिपकलियां कुछ बेचैनी से समुद्र की सतह के नीचे देख रही थीं। यहाँ तक कि उनका लीडर, वह 20 मीटर लंबी विशाल छिपकली भी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उन्हें एक तरह का डर महसूस हो रहा था। बचे हुए सिपाही हैरानी से उन टेंटिकल वाली छिपकलियों को देख रहे थे। वे सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इन सारी छिपकलियों में एक साथ ऐसा खौफ पैदा कर दे। उस समय बेस कमांडर लियू डा के पास लेटे गुरुकु को भी होश आ गया था। वह मुंह में बुदबुदाए, जो समुद्र के पानी को भी उबाल सकता है, तो आपका भी यही सोचना है। अगर पानी के नीचे कोई दानव होता तो उसकी ताकत यकीनन एक भयानक स्तर पर पहुंच गई होगी। उसने अभी बात खत्म ही की थी कि मेरा विशाल सुनहरा शरीर सीधे पानी की सतह से बाहर निकल आया। जिस पल मैं सामने आया, आसपास की हवा का तापमान लगातार बढ़ रहा था। मेरे विशाल शरीर ने 20 मीटर लंबी विशाल छिपकली को भी मेरे सामने कुछ कमजोर बना दिया था। अभी अभी घमंड में चूर वो सींगों वाली छिपकली इस समय धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में एक खूनी इरादा चमका। सभी सैनिकों की हैरान नजरों के बीच मैं एक सुनहरी परछाई में बदल गया और एक बुलडोजर की तरह सबसे बड़ी सींगों वाली छिपकली से जा टकराया। एक जोरदार धमाके के बाद मेरी टक्कर से उस विशाल सींगों वाली छिपकली का सिर सीधे फट गया और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चली और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बाकी छिपकलियां डरकर बेतहाशा भागने लगी, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। मेरा शरीर एक बार फिर सुनहरी परछाई में बदल गया। बची हुई 10-12 छिपकलियां ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी कि मैंने उन सबको हवा में उछाल दिया। मेरे नारंगी नुकीले दांतों ने बस हल्का सा छुआ और एक छिपकली का सिर कटकर गिर गया। इस वक्त जमीन पर हर तरफ छिपकलियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। बेस के सैनिक सहमे हुए देख रहे थे, उनमें जरा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। 10-12 सींगों वाली छिपकलियों ने ही बेस को लगभग तबाह कर दिया था और आंखों के सामने मौजूद यह विशालकाय जानवर तो सींगों वाली छिपकलियों से न जाने कितने गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर यह भड़क गया तो वे लोग इसका सामना तक नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ दूर पर यह नजारा देख रहे लियू डा ने मुझे पहचान लिया कि मैं जंगल का वही जंगली सुअर का राजा हूँ। पहले मेरा पूरा शरीर काले कवच से ढका था, अब दुनिया की नई शुरुआत के बाद मेरा रूप पूरी तरह से बदल चुका था। लियू डा धीरे धीरे आगे आया और डरते डरते बोला, सुअर राजा जी, इस बेस को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लियू डा के इस दोस्ताना अंदाज़त पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बस धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया, जमीन पर पड़ी छिपकलियों की लाशों की ओर इशारा किया, फिर दूर जंगल की तरफ इशारा किया। यह देखकर लियू डा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने झट से कहा, ठीक है, मैं अभी किसी को भेजकर इन्हें आपकी गुफा तक पहुंचवाता हूँ। इसके बाद मैं सीधे समंदर में कूद गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। अपनी गुफा में लौटकर मैंने आराम से एक नींद ली। जब मैं जागा तो देखा कि लियू डा ने 10-12 विशाल सींगों वाली छिपकलियों की लाशें भिजवा दी थी। 10-12 विशाल छिपकलियां एक छोटे पहाड़ जितनी ऊंची लग रही थी।
मुझे लगा कि इन्हें खाकर मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी और ल्यूडा ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं इसे समझ पाऊंगा या नहीं। उसने मेरे लिए फौजी अड्डे से इकट्ठी की गई खूंखार जानवरों की कुछ जानकारी छोड़ दी थी। यह देखकर मैं मन ही मन खुश हो गया। वैसे तो इंटरनेट पर इस बारे में काफी जानकारी है, लेकिन सबसे जरूरी जानकारी अभी भी सरकार के ही पास है। मैं फाइल में दी गई तस्वीरों और लिखी हुई बातों को देखते हुए धीरे धीरे बुदबुदाया। दानवों के स्तर को सैनिक, सेनापति और शासक वर्ग में बांटा गया है और एक है महान राजा का स्तर। बीच के स्तर के दानव आमतौर पर इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सैनिक स्तर के दानव इंसानों के निचले 3 स्तरों के बराबर होते हैं। शासक वर्ग के दानव इंसानों के ऊपरी 3 स्तरों के बराबर होते हैं। जहाँ तक महान राजा के स्तर वाले दानवों की बात है तो उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यहाँ तक देखकर मैं भी समझ गया था। राक्षसों की भी किस्में होती हैं जो अब हर देश में फैले हुए हैं। सींग वाली विशाल छिपकली उनमें से बस एक है। मैं नानयुए जंगल में जिस विशाल सांप और विशाल भालू से मिला था वे भी राक्षसों की ही एक किस्म थे। इस जानकारी से ज्यादा मुझे जिस चीज ने आकर्षित किया वो थी सरदार लेवल के राक्षसों की जानकारी। हुहफ बोगोरातनो एन 3 बॉब। उनमें से छिपकली के राजा का शरीर सबसे विशाल है। वो लगभग 60 मीटर का हो चुका है। इंच बाकी 4 कुनलुन पहाड़ों की गहराई में है जिनकी कोई खास जानकारी नहीं है। सरदार लेवल तक पहुंच चुके राक्षस सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहते। छिपकली का राजा एक तरह की सांस का इस्तेमाल करता है जो बहुत शक्तिशाली है। चीन के अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक समुद्र में सरदार लेवल के बहुत सारे राक्षस हैं, लेकिन अभी लोगों की नजरों में सिर्फ एक छिपकली का राजा ही आया है। और बची हुई सारी जानकारी को एक ही बार में पढ़ने के बाद मैं खुद को अपने 2 छोटे भाइयों को बुलाने से रोक नहीं पाया। तुम दोनों यहाँ आओ। तुम दोनों अभी सिर्फ ऊंचे दर्जे के जानवर सिपाहियों के बराबर हो, समझे? मैं महान जंगली सुअर का राजा कम से कम 2 जानवर जनरलों को तो कमांड करूंगा ही। जल्दी जाओ और ज्यादा खाओ। जैसे जैसे टाइगर 1 और टाइगर 2 का शरीर बड़ा होता गया उनकी समझने की शक्ति भी और बढ़ गई। दोनों भाइयों ने धीरे से गुर्राकर हामी भरी और उस 9 मीटर लंबी विशाल छिपकली को खाने चले गए और मैंने भी बिना किसी झिझक के इन हिस्सों को निगलना शुरू कर दिया। विशाल छिपकली सच में जानवर जनरल लेवल की राक्षस थी। उसने सीधे मेरी ताकत में 200 पॉइंट जोड़ दिए। सिस्टम, मेरे आंकड़े दिखाओ। डिंग, प्रजाति सुनहरे कवच वाला सुअर, वजन 30,000 जिन, ताकत 3,000 पॉइंट, आकार 2900 पॉइंट, स्किल्स निगलने की तकनीक, सुनहरे कवच की तकनीक, चमकदार आग, जहरीली सांस। मैंने देखा कि 15 मीटर लंबा होने के बाद मेरा शरीर और नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा अभी का रूप बहुत शानदार है। उन बदसूरत छिपकलियों के जैसा नहीं। मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे बहुत बड़े शरीर की कोई खास जरूरत नहीं है। 15 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा होना काफी है। सिस्टम, मुझे दोबारा विकसित होने के लिए और कितना चाहिए? डिंग, जब वजन 1 लाख जिन तक पहुंच जाएगा और ताकत और आकार 10,000 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तब तुम विकसित हो सकते हो। अब सिर्फ सरदार लेवल के राक्षसों को पकड़ने से ही मैं तेजी से विकसित हो सकता हूँ, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन सरदार लेवल के राक्षस मिलेंगे कहाँ? मैंने अपना फोन निकाला। इस वक्त चीन के सारे प्लेटफॉर्म्स पर हंगामा मचा हुआ है। राक्षसों के इंसानों पर हमला करने के बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले अधिकारियों ने जो नोटिस जारी किया था वो अब सच हो गया है। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बहुत से राक्षस दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए हैं। उनमें से एक खबर ने मेरा ध्यान खींचा। हमारे चैनल की रिपोर्ट के अनुसार बाजार में एक 7 मीटर लंबा शेर दिखाई दिया है जो लोगों पर हमला कर रहा है। चीन के अधिकारियों के शक्ति मूल्यांकन के अनुसार यह शेर जानवर जनरल के शुरुआती लेवल तक पहुंच गया है। बाजार के निवासियों से अनुरोध है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सेना की टीम बाजार की ओर निकल चुकी है। लगता है यह मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। अब जब दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ है, शहर जंगलों से ढक चुके हैं। इस तरह के ताकतवर राक्षस अब इंसानी शहरों में आराम से आने जाने लगे हैं। लगता है हमें भी शहर में जाकर हाथ आजमाना पड़ेगा। मैंने टाइगर 1 और टाइगर 2 को आवाज दी और जंगल के रास्ते से बाहर की ओर चल पड़ा। क्योंकि मुझे दक्षिणी क्षेत्र छोड़े हुए काफी समय हो गया है, मैंने पाया कि बाहर के सभी तरह के जंगली जानवर बहुत बड़े हो गए हैं। जंगल के बाहर मुश्किल से दिखने वाले सींग जंगल के अंदर हर जगह दिखाई दे रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कई ताकतवर जानवरों को मार डाला, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी के बाद
डार्लिंग जंगल में कोई सरदार स्तर का दानव नहीं दिखा, या हो सकता है कि मेरा उनसे सामना ही नहीं हुआ। आखिरकार डार्लिंग जंगल बहुत ही बड़ा है। इस रास्ते में मैंने अनगिनत दानवों को मार गिराया है, जिसमें 5 मीटर लंबा एक हरा भेड़िया और 7 मीटर लंबा एक विशाल भालू शामिल है। लेकिन अब सैनिक स्तर के दानवों से मुझे मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम होती जा रही है। पता ही नहीं चला कि कितने दिन बीत गए। जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकला, मैंने बेस से आती तोपों की आवाज सुनी जो शहर के अंदर गूंज रही थी। मैंने दूर तक नजर दौड़ाई। एक शेर जिसकी लंबाई 7 मीटर थी, टैंकों के एक झुंड के बीच में था। हर बार जब वह कूदकर नीचे आता तो एक टैंक से सीधे धुआं निकलने लगता। उसके पंजों में एक ठंडी चमक थी और उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस विशाल शेर ने इन टैंकों को मुकाबला करने लायक ही नहीं छोड़ा था। उनका एकमात्र दानव, एक और टैंक को इस शेर ने सीधे एक ही झटके में धुएं में बदल दिया। इस नाजुक पल में ठंडे हथियार लिए 3 काली परछाइयां पीछे से निकलकर आईं। उनकी आभा इस सेनापति स्तर के शेर का सामना करने के लिए काफी नहीं थी, फिर भी वे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। ये तीनों लोग थे हुआशिया मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा भेजे गए 3 मार्शल आर्टिस्ट। उनमें से 2 पहले से ही 6ठे स्तर के जियोगान क्षेत्र में थे और एक महिला 7वें स्तर के गांगू क्षेत्र में थी। तभी उस खूबसूरत चेहरे वाली महिला ने कहा, बड़े भाई, इस शेर दानव की लड़ने की ताकत कम नहीं लग रही, इससे निपटना आसान नहीं है। उसके बगल में लंबे डंडे वाले उस योद्धा ने जवाब दिया, यह शेर राजा है जो शहर के चिड़ियाघर से भागा है। कायदे से तो उसके साथ कुछ सैनिक स्तर के चेले भी होने चाहिए। जब हम थोड़ी देर में हमला करेंगे तो तुम दोनों बहुत सावधान रहना। यह सुनकर बाकी दोनों ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। 6ठे स्तर के जियोगान क्षेत्र का मतलब है कि किसी ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक हल्का सा संबंध बना लिया है। ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करने से वे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन एक सेनापति स्तर के दानव का सामना करते हुए वे एक पल के लिए भी अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इंसानों से अलग सेनापति स्तर के दानवों का शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से मजबूत हो चुका होता है और उनकी रक्षा करने की शक्ति और ताकत दोनों ही बहुत भयानक होती है। देर करने से मुसीबत बढ़ेगी, हमला करो। लंबे चाकू वाले उस 6ठे स्तर के जियोगान क्षेत्र के योद्धा ने सबसे पहले हमला किया। उसे कई मीटर ऊंचा कूदते हुए देखा गया। उसके हाथ में लंबा चाकू चांदी की एक चमक में बदल गया और सीधे उस बड़े शेर की ओर चला। हालांकि वह शेर और भी ज्यादा फुर्तीला था। वह सीधे उछला और बिना किसी डर के अपने पंजे से उस लंबे चाकू पर वार कर दिया। एक तीखी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह लंबा चाकू किसी धातु से टकराया हो। वह 6ठे स्तर के जियोगान क्षेत्र का योद्धा तो उस जबरदस्त ताकत से सीधे दूर जा गिरा। यह नजारा देखकर बाकी के 2 योद्धाओं ने भी हमला कर दिया। उनके हाथों में मौजूद लंबा डंडा और लंबा चाकू पूरी ताकत से शेर की ओर बढ़े, लेकिन शेर ने न केवल आसानी से खुद को बचा लिया और पलटकर एक ही झटके में सीधे उन दोनों को उड़ा दिया। वो 7वें दर्जे की स्टील बोन वाली खूबसूरत लड़की के मुंह के कोने से खून बहने लगा था। 20 जनरल लेवल के मॉन्स्टर का सामना करते हुए अगर वे तीनों मिलकर हमला न करते तो वे एक भी वार झेल नहीं पाते, और जहां वे देख नहीं सकते थे वहां मैं पहले ही 2 छोटे बाघों को लेकर शहर में आ गया था। दोनों बाघ लगभग 10-12 4 से 5 मीटर लंबे शेरों से लड़ रहे थे। हालांकि इन शेरों की संख्या काफी ज्यादा थी, पर टाइगर 1 और टाइगर 2 दोनों भाई आसानी से उन पर हावी थे। कुछ ही पलों में उन 10-12 शेरों में से ज्यादातर को टाइगर 1 और टाइगर 2 ने मार गिराया। जब शेरों के उस झुंड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने भागने की कोशिश की, तो मेरे होते हुए मैं उन्हें कैसे भागने देता। कुछ ही देर में सड़क पर 10-12 शेरों की लाशें पड़ी थी। टाइगर 1 और टाइगर 2 दोनों भाइयों ने दावत उड़ानी शुरू कर दी। मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपने दोनों साथियों द्वारा पेश किए गए कुछ शेरों को स्वीकार किया। मैं सोचने लगा, किसी को पालना पोसना आखिर काम आता ही है। उस वक्त सड़क पर सबकी नजरों के सामने 20 जनरल लेवल का लायन किंग जोरदार लड़ाई कर रहा था। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों भाई और यह लायन किंग इतनी जल्दी हार जीत का फैसला नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों पीछे हटो, अब मुझे देखने दो, यह मूव बहुत कूल होगा। मेरा आदेश सुनकर टाइगर 1 और टाइगर 2 मन मारकर पीछे की ओर कूद गए और लड़ाई से हट गए। उस वक्त लायन किंग भी घबराया हुआ दिख रहा था। वो अपने सामने मौजूद जीव की ताकत को महसूस कर सकता था, इसलिए वो पूरी तरह से सतर्क हो गया। लायन किंग की सावधानी के सामने मैं काफी बेफिक्र लग रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी
हवा में जैसे एक कंपन सा हुआ। सुनहरी रोशनी की एक तेज धार सीधे लायन किंग से जा टकराई। वो विरोध भी नहीं कर पाया और उसका शरीर 10-12 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। आसपास के सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। इतने भयानक नज़ारे को देखकर टैंक के अंदर बैठे अधेड़ उम्र के कमांडर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अगले ही पल उसने टैंक का दरवाजा खोला। कमांडर, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर खतरा है। पास खड़े एक सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अधेड़ उम्र का कमांडर बिना डरे बाहर निकल गया। दूसरी तरफ इस लायन किंग को हराने के बाद मैंने उसे निगलने की जल्दी नहीं की। अब मेरे पास भी इतनी ताकत है कि मैं बीस्ट जनरल लेवल के शैतानी जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं वो लॉर्ड लेवल के शैतानी जानवर हैं, और इसके लिए मुझे चाइना के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। चर्रर की आवाज के साथ मेरे नुकीले दांत चांदी की तरह चमके। एक विशाल शेर का सिर सीधे टैंक से अभी अभी बाहर निकले ची गुओबाओ के पैरों पर जा गिरा। उस वक्त ची गुओबाओ की आंखों में थोड़ा डर और थोड़ी हैरानी थी। मुझे यकीन है कि यह फौजी मेरी बात समझ सकता है। इस शेर के सिर से मेरी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके जरिए चाइना के साथ कुछ सौदे किए जा सकते हैं। इसके बाद एक एक करके सैनिक टैंक से बाहर निकले। उन्होंने कमांडर के पैरों में पड़े शेर के सिर को देखा और उनके दिलों में यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल कमांडर ची गुओबाओ सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और उसने मुझे सलामी दी। उसके ठीक पीछे उसके सभी सैनिकों ने भी मुझे सलामी दी। मेरा लायन किंग को मारना लाखों आम लोगों को बचाने जैसा था। उन्होंने भी सच्चे दिल से मुझे सलामी दी। इन फौजियों को देखकर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे इस इशारे ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में उन 3 वॉरियर्स समेत एक आग सी लगा दी। वे लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे। यह तो सच में एक दैवीय जानवर है। हु ई और हु एयर दोनों भाई मेरे साथ चल रहे थे और उन्हें भी मुझ पर थोड़ा गर्व हो रहा था। वे मेरे मन की बात साफा साफा महसूस कर सकते थे। इसीलिए इन इंसानों के लिए उनके मन में कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद मैंने ची गुओबाओ के पीछे रखे नक्शे की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर तुरंत ही यकीन न कर पाने वाले भाव आ गए। आखिरकार उसने अपने हाथ का नक्शा मुझे दे ही दिया। नक्शे पर चीन की मौजूदा सैन्य स्थिति को साफ साफ दिखाया गया था और साथ ही अलग अलग इलाकों पर पड़ रहे दबाव को भी। इसे एक सैन्य रहस्य कहा जा सकता था। बेशक ये वही चीजें थी जिनकी मुझे जरूरत थी। इसके बाद मैं शेर के राजा का शव घसीटते हुए वहां से निकल गया। सभी योद्धा और सैनिक मेरी पीठ को तब तक देखते रहे जब तक कि मैं ओझल नहीं हो गया। नक्शे और फाइलों से मिली जानकारी की वजह से मेरा मन भारी हो गया था। इस समय चीन पर बहुत ज्यादा दबाव था। समुद्र की सतह के नीचे करोड़ों राक्षस छिपे हुए थे। सरकार बस चीन की तटीय रेखा पर ही नजर रखे हुए थी। पहले सिर्फ टेंटिकल लिजर्ड जैसे ही राक्षस हुआ करते थे, लेकिन अब कई और तरह के राक्षस भी आ गए थे। समुद्र के राक्षस भी बहुत अलग थे। कई राक्षसों का शरीर बहुत बड़ा था और वे तेजी से विकसित हो रहे थे। और रास्ते में मैंने अपना फोन भी चालू कर लिया। सोशल मीडिया पर लोग काफी शांत हो गए थे। उन्होंने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान को सच में महसूस कर लिया था। और बहुत से लोग थे जो खुद से ही सामान का आदान प्रदान करने के लिए संगठन बना रहे थे। उन्हीं में से एक संदेश था, सभी जीवित बचे लोगों, लान शहर में अड्डा स्थापित हो चुका है। सेना के पहुंचने से पहले आप सब खुद ही अड्डे पर जाकर शरण ले सकते हैं। फिलहाल लान शहर में पाए गए 20 सोल्जर्स की संख्या है 5300। 20 जनरल्स 50 हैं और सेना के पास उन्हें रोकने के लिए अब पर्याप्त गोलाबारी नहीं है। यह संदेश देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। एक ही शहर में 5000 से ज्यादा 20 सोल्जर्स का होना काफी डरावना है। आखिरकार ज्यादातर आम लोगों में लड़ने की ताकत नहीं होती। इतने सारे राक्षसों का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि लगातार 20 जनरल स्तर के और यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा खतरनाक लॉर्ड स्तर के राक्षस घने जंगलों और पहाड़ों से बाहर निकल रहे थे। अनजाने में ही मैं बाजार पार कर गया था और रास्ते में मैंने कुछ और राक्षसों का भी काम तमाम कर दिया था जो 20 सोल्जर स्तर के थे। और मेरा अपना भी एक प्लान था।